सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। डे वन राउंड टू के अंदर जितने भी एमसीक्यूज हैं सबको मैंने आपके सामने टाइप फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। इसी तरह हम डे टू यानी आज के दिन जो एमसीक्यूज हैं उनको भी मैंने डे वन की लिस्ट में डाल दिया है, तो आप देख लीजिएगा कि क्या क्या एमसीक्यूज हैं। लेकिन ये है कि राउंड टू में ये तमाम एमसीक्यूज हैं और इनसे रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी जहाँ नेसेसरी होगी वहाँ देता रहूँगा। ऑडिबल साउंड वेव, ऑडिबल का मतलब होता है वो रेंज जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग जो है वो सुन सकें। फ्रीक्वेंसी वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है जिसके अंदर हम इंसान आराम से जो है वो सुन सकते हैं। तो फिर फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इसी तरह आप ये याद रखिएगा साउंड वेव, वो साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा की होती है ना वो अल्ट्रासाउंड कहलाते हैं, और 20 हर्ट्ज से कम होगी तो इंफ्रासाउंड कहलाते हैं। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये याद रखिएगा। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर टू पर आते हैं। हमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी हुई है, वर्टिकल वेलोसिटी दी हुई है और रेंज पूछी हुई है। सही है। अब ये देखें, सबसे पहले रेंज रेंज निकालनी है। मुझे इतना पता है कि अगर मैंने रेंज निकालनी है, रेंज क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है? फॉर्मूला एस इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई बाय टी, ये फॉर्मूला है। यानी एस एक रेंज है ना बेटा, एस क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और रेंज क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो मुझे टी चाहिए होगा, टी। टी के फॉर्मूला होता है टू वी, ये होता है फॉर्मूला जो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा है, टू वी साइन थीटा अपॉन जी। अब वी साइन थीटा बेटा क्या होता है? ये वर्टिकल कंपोनेंट मिलके बनता है ना, यानी ये आपको याद होगा। वी वाई जो होता है वो वी होता है वी साइन थीटा के, और वी एक्स होता है वी कॉस थीटा के, अगर आपको याद हो। तो मैंने क्या किया, ये जो वी वाई वी कॉस थीटा साइन थीटा है ना, इसकी जगह मैंने वी वाई लिख दिया डायरेक्टली, ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने, इसीलिए यहाँ पर ये फॉर्म भी लिखी ताकि आप परेशान ना हो। तो ये बन गया टू वी वाई अपॉन जी। वर्टिकल वेलोसिटी मुझे गिवन है 20, 20 मल्टीप्लाई बाय टू 40, और 40 अपॉन 10 4 सेकंड आ गया। अच्छा, आप 9.81 डाल के देख लीजिएगा, जो आंसर मोस्ट एक्यूरेट होगा वही आपका परफेक्ट आंसर होगा। रेंज यानी एस एस इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी, वी एक्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है रेंज। तो 10 आपकी ये वाली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम 40 मीटर आ गया। तो इस तरह से आपने करना है। मैं असल में थोड़ा सा जल्दी लेके चलूंगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। लेकिन यह है कि मुझे उम्मीद है कि तमाम बच्चों को समझ ही आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली अब वो उन्हें सिर्फ एक एमसीक्यूज का आइडिया चाहिए कि किस टाइप के आ रहे हैं। तैयारी अगर जिन बच्चों की है तो उनको पता होगा कि ये सॉल्व कैसे करना है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट इज इंक्रीज, शंट रेजिस्टेंस को मैं इंक्रीज कर देता हूँ, जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको मैंने बढ़ा दिया बहुत ज़्यादा ना, इस वाले फैक्टर को। तो अब वो कह रहे हैं कि एमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, एमीटर की रीडिंग बेटा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसका रीज़न क्या है? रीज़न मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप शंट रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हो ना बहुत ज़्यादा, सही है, शंट रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया बहुत ज़्यादा, तो आप क्या कहोगे कि ऑब्वियसली जब रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब है रेजिस्ट कर रहे हो ना, करंट को रोक रहे हो, तो लेस अमाउंट ऑफ करंट पास होगा। अगर करंट कम पास होगा तो ज़्यादा अमाउंट कहाँ से पास हो जाएगा? गैल्वानोमीटर से तो आपकी करंट की क्वांटिटी कम पास होगी ना, तो ज़्यादा करंट कहाँ से पास होगा? एमीटर से। इसकी वजह से आपकी एमीटर की रेंज या एमीटर का जो रीडिंग है वो बढ़ जाएगी ना, इसलिए। यानी देखें, रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस को बढ़ाने से हुआ क्या कि करंट ना रुक गया। करंट कहाँ से रुका? गैल्वानोमीटर के अक्रॉस। गैल्वानोमीटर से करंट की क्वांटिटी कम पास होगी क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गई। अब ज़्यादा क्वांटिटी करंट की कहाँ से पास होगी? एमीटर के अक्रॉस। एमीटर के अक्रॉस इसलिए पास होगी क्योंकि रेजिस्टेंस आपने बढ़ा दिए शंट, सही है। अब जब एमीटर के अक्रॉस करंट की क्वांटिटी बढ़ गई तो ऑब्वियसली उसकी रेंज या सॉरी रीडिंग तो बढ़ गई ना। इसी तरह ये एमसीक्यूज तो आया हुआ था, तो ये इसी सिमिलर ये भी एमसीक्यूज आ सकता है फोर, लेकिन आया हुआ नहीं है। मुझे नहीं पता आया या नहीं आया, लेकिन मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपके सामने डाल दिया। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर, एमीटर की रेंज बढ़ानी है तो वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस क्या करनी है? तो बेटा ये डिक्रीज करनी पड़ेगी। क्यों भाई? रेंज बढ़ाने के लिए आपको ये शंट रेजिस्टेंस कितना कम करनी, इतना इतना कम कर दो, इतना छोटा कर दो कि यानी ये 0.0001 कर दूं अगर लेट से, तो ये बड़ा फैक्टर आ जाएगा। ये वाला ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर आ रहा होगा ना, लेट से 200 आ रहा है, 200 प्लस 1 बहुत बड़ा फैक्टर बन गया, तो रेंज तो आपकी बढ़ गई ना यार। तो यही बताना चाह रहा था कि अगर शंट रेजिस्टेंस बिल्कुल नेग्लेजिबल हो जाएगी ना, तो आपकी आप वो वैल्यू बहुत बड़ी आ जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में छोटा है। तो डिनोमिनेटर में जब वैल्यू छोटी हो तो आंसर बड़ा आ जाता है। जब आंसर बड़ा आएगा और 1 के साथ ऐड करोगे तो ओवरऑल बड़ा आंसर बन जाएगा। जब बड़ा आंसर बन जाएगा तो रेंज बढ़ जाएगी ना आपकी, आएगी। बीटा पार्टिकल पेनिट्रेट्स मोर देन अल्फा। अच्छा, अगर यहाँ पे मोर ये ऑप्शंस ना होते तो ये आता 100 टाइम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अच्छा, ये भी याद रखिएगा, बीटा पार्टिकल स्मॉलर होता है साइज के मुकाबले में एज कम्पेयर टू अल्फा, और फास्टर भी होता है। टू ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट। टू कैपेसिटर ऑफ 3 picofarad and 6 picofarad are connected in series across a potential difference of 120 volts. Potential difference across 3 picofarads. इसके अक्रॉस वोल्टेज बताना है। तो मैंने एक फॉर्मूला यूज कर लिया, C2 अपॉन C1 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2। ये सेकंड ईयर का एक फॉर्मूला है कैपेसिटर वाले चैप्टर से। अब C2 का मैंने नाम इसको दे दिया 6,
C1 का नाम मैंने दे दिया 3, देखो बिल्कुल ऐसा ही। C2 की जगह मैंने 6 लिखा, C1 की जगह 3 लिखा और V1 अपॉन V2 ऐसे उतार लिए। तो ये क्या बन गई, 3 1 3, 3 2 6। तो मैंने क्या दिया, मैंने क्या कर दिया, 2 को वहाँ डिवाइड में भेज दिया, नहीं यही क्वेश्चन बन गई ना बेटा। नहीं आपका जो रिजल्ट आ रहा था यहाँ से 2 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 ये आ रहा था ना, मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। सही है, यानी मैंने V2 की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे एक करंट गिवन है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आक्रोश, क्योंकि सीरीज में लगा हुआ है ना, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के आक्रोश जो होगा ना वो ये होगा V1 प्लस V2 इक्वल्स टू 120। पैरेलल में होता ना तो सीन कुछ और होता, सीरीज में तो अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, दो ही कैपेसिटर लगे हुए तो दोनों के अक्रॉस V1 प्लस V2 इक्वल्स टू 120। 3 लगे होते तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू 120। 2 लगे हुए तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें V2 की वैल्यू डाल दो, V1 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो V1 की वैल्यू आ रही है 80 वॉल्ट। सही है। अब आपको कैसे पता कि ये V1 ही की हमें निकालना था, क्यों, क्योंकि बेटा आपने ये देखो ना, आप गौर से देखो अगर आप, तो 3 पिको फैराड को आपने क्या बोला था, P1 बोला था ना, तो इसके अक्रॉस जो निकलेगा वो V1 निकलेगा। बाकी मजीद आप यहाँ से देख लीजिएगा और इस चीज़ को हटा देंगे, केमिस्ट्री की चीज़ है। आप ब्रैग्स लॉ के बारे में पूछ रहे हैं तो m लैम्डा इक्वल्स टू 2d sin थीटा होता है। वेव्स मूविंग टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन, ये होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अगर ये बोलता है ना वेव मूविंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन तो ट्रांसफर होता है। सही है। पावर ऑफ लेंस व्हेन फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, तो पावर ऑफ का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ। शर्त ये है कि ये जो एफ है ना ये आपका मीटर में होना चाहिए, तो 1 अपॉन, इसको मैं मीटर में कन्वर्जन करूंगा तो 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा 0.1 मीटर। तो यानी 1 अपॉन 0.1 मीटर डालूंगा तो आंसर आएगा 10, और इसकी यूनिट क्या होगी, डाईऑप्टर। ये डाईऑप्टर होगी, समझ नहीं, 10 डाईऑप्टर। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्लिट्स आर फ्रिंग स्पेसिस है बेटा, ये डेफिनेशन है फ्रिंग स्पेसिस की। मीन पोजीशन के ऊपर बेटा काइनेटिक एनर्जी, आपको मैंने पहले भी इसके बारे में बात की थी। एक्सपेक्टेड जो मेरी वीडियो रिसेंट जो अपलोड की थी उसमें से एमसीक्यू आया है, जीरो होता है। सही है, क्यों होता है ये इसके बारे में बात भी कर लेते हैं। देखो जब आपका ये मीन पोजीशन है आपका, यहाँ इस पोजीशन के ऊपर तो ये रेस्ट में आ गया ना, ग्राउंड लेवल के ऊपर आ गया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो बिल्कुल खत्म हो गई। लेट से जब ये बी पोजीशन के ऊपर जाता है तो देखें कितनी सम सॉर्ट ऑफ हाइट कवर कर रहा है, ये एच हाइट कवर कर रहा है, जिसकी वजह से इसमें जो एनर्जी गेन होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पर, यहाँ मैक्सिमम होगी बी के ऊपर, सी के ऊपर भी मैक्सिमम होगी और ए के ऊपर जीरो हो जाएगी। जबकि काइनेटिक एनर्जी ए के ऊपर मैक्सिमम होगी और सी और बी के ऊपर मिनिमम होगी या जीरो होगी, जीरो तो नहीं होगी, मिनिमम होगी। सही है। और बाकी मैंने एक्सपेक्टेड वाली में डिटेल में बात की हुई है। इन सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ, लेंथ के ऊपर बहुत डिपेंड करता है भाई। टाइम पीरियड का जो टाइम पीरियड पूछता है कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो लेंथ ऑफ दी जो है वो रोप के ऊपर डिपेंड करेगा, लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी सही है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम के ऊपर। द ग्राफ बिटवीन लेंथ एंड टी स्क्वायर इज अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा अगर मैं बोलूँ लेंथ और टी के दरमियान जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक शेप का ग्राफ बनेगा। अगर मैं बोलूँ एल एंड टी स्क्वायर के दरमियान जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन का बनेगा। ये बेटा वो चीज़ें जो एडिशनल हैं। सही, अब 11 वाले को देख लें, 11 वाला है लाउडनेस डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। अच्छा अगर एम्पलीट्यूड का ऑप्शन ना हो तो इंटेंसिटी पे लगा दीजिएगा, इंटेंसिटी भी वही चीज़ है। सही है। अच्छा ये देख लें पिच किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज अभी हमने देखा 20 हर्ट्ज से 20,000 होती है। स्पीड ऑफ साउंड वैक्यूम में क्या होता है, जीरो होता है, और स्पीड ऑफ साउंड मीडियम पे डिपेंड करता है। हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, यानी r इक्वल्स टू 4h की कंडीशन दी हुई है। अब मैंने एक जनरल फार्मूला बताया था आपको r इक्वल्स टू nh का, यानी ये n क्या चीज़ है, ये n आपकी 4 है बेटा, यहाँ से पता चला, इससे कंपेयर करना है तो n की वैल्यू 4 आ गई। एंगल निकालने का बड़ा आसान और शॉर्ट फॉर्मूला है, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4 अपॉन n, n की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 4 अपॉन 4 45 डिग्री आ गया। जिन बच्चों को समझ नहीं आया दोबारा देखो, बोल रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज 4 टाइम्स ऑफ दी हाइट। सही है। अब एंगल का फॉर्मूला देखो, इसमें एंगल का फॉर्मूला tan इनवर्स 4 अपॉन n, ये जो n की वैल्यू है ना बेटा, ये यहाँ से पता चलेगी, जितना भी वो कह रहे हैं ना n 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स, वो n की वैल्यू होगी। तो मैंने n की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो एंगल आ गया। अगर वो बोलता 5 टाइम्स तो n की वैल्यू 5 होती है, वो बोलता n की 10 टाइम्स तो n की वैल्यू 10 होती। जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, बेटा ये तो बड़ा ही कोई बच्चों वाला एमसीक्यू है। चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जनरेटर इज डन बाय, ये अगेन वही घुमा के दिया हुआ है, मैकेनिकल
कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज कौन करता है, जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे चेंज होती है। तो बेटा ड्यू टू मैकेनिकल ना, आईसी इंजन लगा हुआ होता है, इंजन क्या करता है, रोटेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से इंजन के अंदर पिस्टन लगा हुआ है, वो ऐसा मैकेनिकली काम कर रहा है, सही है। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी आगे जनरेट हो रही है। तो हम यही कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म क्यों हो रही है, क्योंकि मैकेनिकल की एनर्जी की वजह से। ब्लैक बॉडी कैन बी एक्सप्लेन बाय, ये इसका आंसर मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, क्योंकि आगे जो है ना वो आपका मैक्सवेल की थ्योरी और वो सब आ रही है, उसमें मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया हुआ है। लेकिन अगर अभी आपको आता है तो वीडियो स्टॉप करके आंसर टाइप करो, कमेंट करो। विच रिलेशन इज करेक्ट, सी पी माइनस सी बी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यही वाला होना चाहिए आई थिंक। यानी ये जो कांस्टेंट है ना, ये आर है, कांस्टेंट जो होता है वो आर के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला होता है सी पी माइनस सी बी इक्वल्स टू आर। अच्छा, मोनोटॉमिक डाइटोमिक से भी आ जाते हैं इसके सवाल। Which statement is wrong? Nucleus is a negative charge. Nucleus is a negative charge. ये राइट आंसर है, क्योंकि इसने बोला कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो न्यूक्लियस का तो भाई नेगेटिव चार्ज होता नहीं है, पॉजिटिव होता है। न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन का तो चार्ज होता ही नहीं है, प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। मास सेंटर बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अराउंड ही रोटेट कर रहा होता है, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट बिल्कुल सही है। पहली वाली स्टेटमेंट गलत है, और जो कि आपका राइट आंसर है, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर नेगेटिव नहीं पॉजिटिव चार्ज होता है। देखें वही एमसीक्यू जो आई थिंक मैंने रीटाइप कर दिया। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड। द focal length of a convex lens is 5 centimeter. It can act as a simple microscope of magnifying power is मैग्निफिकेशन पर पूछ रहा है। तो भाई सिंपल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है m = 1 + d अपॉन f। d की वैल्यू होती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन ना, ये कांस्टेंट होती है बेटा। तो मैंने उठा के यहाँ पे डाल दिया 25, तो f की वैल्यू मुझे दी हुई है 5, तो ये आपका कैंसिल हुआ, आंसर आ गया 6। अच्छा, ये वाली रेलिवेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन देख लें। रेंज और हाइट दोनों वेलोसिटी और एंगल के ऊपर डिपेंड करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज हाफ, यानी वो ये कह रहा है कि क्यू को मैंने ये कर दिया, एंड हाफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो। अच्छा, यानी डिस्टेंस को भी मैंने, देखो वो कह रहा है क्यू की वैल्यू जो है ना, क्यू डैश की वैल्यू वो क्यू अपॉन 2 के इक्वल है, आर डैश की वैल्यू आर अपॉन 2 के इक्वल है। डिस्टेंस को भी हाफ कर दिया ना, लिखा हुआ है डिस्टेंस हाफ। फोर्स क्या होगी, तो भाई क्यू वन की जगह क्यू अपॉन 2 लिखा, क्यू टू की जगह अपॉन क्यू अपॉन 2 लिखा, सही है। और आर की जगह आर अपॉन 2, आर अपॉन 2 का स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर अपॉन 4। जब आप इसको, यानी मैं इसको सिंप्लीफाई करके दिखा ही देता हूँ आपको। यहाँ से मैं सिंप्लीफाई करूँगा, यहाँ से ये हो गया आपका के क्यू Q1 Q2, सही है, अपॉन 4। और मेन देखें आर स्क्वायर अपॉन 4, ये 4 से 4 कैंसिल, सेम फॉर्मूला आ गया। तो इसका मतलब है रिमेन सेम, कुछ भी चेंज नहीं हुआ बेटा, इसीलिए रिमेन सेम का ऑप्शन है। 8 capacitors of capacitance 2 microfarad are connected in series. The equivalent resistance is parallel, यानी आपके पास सीरीज में लगा हुआ है। इसका फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 1/c3 प्लस 1/c4, इस तरह से होता है, आपको याद होगा। तो भाई इसका शॉर्ट फॉर्मूला क्या है कि टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने दिए हुए हैं, बोलेंगे 8, लिख दिया। उनकी वैल्यूज क्या है, कैपेसिटेंस वैल्यू क्या है 2 माइक्रोफेराड, 2 लिख दिया। 8/2 क्या हो गया 4 माइक्रोफेराड। अब आप बोलेंगे सर आपने एक नया फॉर्मूला बता दिया, सीरीज में आपने यही करना है। पैरेलल होगा तो मल्टीप्लिकेशन करवा दोगे, 8 × 2, 8 × 2, सही है। लेकिन अगर आप ये शॉर्ट फॉर्मूला नहीं लगाना चाह रहे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर लेना। 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, सही है। यानी इनको आप कितना, C1 C2 C, टोटल 8 C बनेंगे। उन सब में सिंप्लीफिकेशन करोगे, एडिशन करोगे, कैलकुलेटर का यूज़ करोगे तो टाइम लगेगा, और एट दी एंड आंसर यही आना है। अगर कहो तो मैं करके दिखा भी देता हूँ। अच्छा बेटा ये देख लो, इन प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। आपको याद होगा एक एजम्पशन की थी एक्सीलरेशन प्रोजेक्टाइल मोशन में कि जो ड्रैग की वैल्यू है वो 0 है, ड्रैग देयर इज़ नो ड्रैग अलोंग दी एक्स एक्सिस, जिसकी वजह से आपके पास वेलोसिटी क्या रहती है एक्स एक्सिस के अराउंड, यूनिफॉर्म। तो वहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा 0। जहाँ वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो वहाँ एक्सीलरेशन भी 0 होगा, और वो क्यों है, क्योंकि ड्रैग की वजह से। और वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म, सिर्फ एक्स एक्सिस कर रहा हूँ। एरिया अंडर वेलोसिटी एंड टाइम एक्सीलरेशन देता है बेटा।
डिस्टेंस एंड टाइम वेलोसिटी, ठीक है, याद रखिएगा। ए आई और बी जे, ओके, इनको मल्टीप्लीकेशन करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो देखें ए आई लिखा और बी जे लिखा, ए और बी यानी जो कांस्टेंट नंबर्स हैं ना उनको आपस में पहले मल्टीप्लाई करके लिख दिया। आई क्रॉस जे क्या होगा, देखो आई क्रॉस जे ना, मैं क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ ना, तो अगर क्लॉकवाइज कर रहा हूँ तो पॉजिटिव, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा के, तो के लिख दिया। अगर मैं लेट से मेरी डायरेक्शन ये होती, ये जे क्रॉस आई होता तो नेगेटिव साइन आता। ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, इन दोनों को मैंने क्या किया, एंगल निकालना है बोला हुआ है, तो मैंने क्या किया, इनका आई आई कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाई कर दिया, जे जे कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाई करा दिया, के कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाई, देखें यही किया है। और मैं नीचे मॉडुलस ले लिया, मैग्नीट्यूड ले लिया, और फिर जब मैं कॉस इनवर्स करूंगा तो एंगल आ जाएगा आपका, ये यहाँ पर इक्वल का साइन है 79.92 जो अप्रॉक्सीमेट इक्वल 80 डिग्री के। आई होप ये आपको पता होगा, ये आपको पता होगा ना कि मॉड ए मॉड बी इक्वल्स टू 8b cos थीटा, ये फॉर्मूला है ना, तो मैंने वो फॉर्मूला यूज करके आपका वो निकाल लिया आपका। अच्छा, डिवाइस विच इज यूज टू इंक्रीज आयोनाइजेशन, बेटा ये तीनों डिवाइसेस हैं, अब मुझे नहीं पता आपके ऑप्शन क्या होंगे, तो देख लीजिएगा। फॉर इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस इज, देखो अब यहाँ इंटरफेरेंस ना ये मेंशन नहीं है कि कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है, तो इसकी बेसिस के ऊपर कहा नहीं जा सकता, यानी यहाँ तो अगर वो कह देते ना सिर्फ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ सिर्फ बोल देता डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो आंसर चेंज हो जाता है, लेकिन अभी इसने इंटरफेरेंस का वर्ड यूज किया है, तो इसका मतलब है फेस पार्ट डिफरेंस जीरो हो भी सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है, तो सी ऑप्शन मेरे हिसाब से सी ऑप्शन होना चाहिए। अगर बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता तो पाथ डिफरेंस जो होता है ना वो दो वेव्स के दरमियान वो एन लेमडा होता है, सही है, और अगर डिस्ट्रक्टिव होगा तो लेकिन उसका भी एक जनरल फॉर्मूला है। एंगुलर एक्सीलरेशन जो होता है ना वो बेटा आपका रेशियो होता है एंगुलर वेलोसिटी और टाइम का, एंड टाइम नहीं है, एंड आएगा यहाँ पे, डी आएगा, एंड टाइम, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन टी, ये अल्फा क्या चीज़ है, ये एंगुलर एक्सीलरेशन है, ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी, टी टाइम है आपका। बेटा ये देखने फ्रीक्वेंसी दी हुई है, टाइम निकाल, लेंथ निकालनी है, अच्छा तो लेंथ ऑफ दी पेंडुलम निकालनी है, क्योंकि मुझे पता कैसे चला, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम दी है, तो मैंने टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा सबसे पहले, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 1/f, तो मैंने टाइम पीरियड निकाल लिया जो कि 3.3 सेकंड आ रहा है, और यही टाइम पीरियड इक्वल होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी के, जी की वैल्यू मुझे पता है, 2 पाई मुझे कॉन्स्टेंट नंबर है, तो मैंने क्या किया, रूट को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर ले लिया, 3.3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9.81 डिवाइड बाय 2 पाई एल आ जाएगा 2.76। अगर आप जी की वैल्यू 10 यूज करते हो तो आपका 2.8 समथिंग आ जाएगा, जो कि ऑप्शंस के जहां क्लोज बन रहा होगा वो आपका राइट आंसर होगा। सीपी अपॉन सीवी फॉर डायटोमिक गैसेज, अब सीवी की वैल्यू डायटोमिक के लिए 5/2 आर होती है, सीपी की ये होती है, और अगर इन दोनों का रेशियो लोगे तो 7/5, दैट इज योर राइट आंसर। मैक्सिमम वर्क डन होता है आपका एडियाबेटिक का, और अगर वो पूछे कि जीरो वर्क डन कहाँ पर होता है तो आइसोकोरिक में होता है, समझ रहे हैं। और आइसोथर्मल में क्या होता है बेटा, बताइएगा जरा मुझे फिर। यानी मुझे मिनिमम सबसे कम वर्क, सबसे नेगेटिव वर्क, यानी जीरो वर्क तो मैंने बता दिया कि आइसोकोरिक में कोई वर्क ही नहीं हो रहा, जीरो वर्क नेगेटिव वर्क कहाँ पर हुआ, ये बताइएगा। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ मैक्सवेल लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, न्यूट्रॉन का डिस्कवर किसने किया, मैंने सारे यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, जेम्स चैडविक ने किया है, और बाकी भी देख लीजिएगा, बाकी याद भी कर लीजिएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये होता है ना कि एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट इक्वल्स टू डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ऑप्शन ए आएगा आपका, हाँ ये यही आएगा, ये होता है ना बेटा, क्यू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा, ये डेल्टा है सॉरी, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू, ये होता है ना, तो डेल्टा डब्ल्यू को मैंने वहाँ जब भेजा ना तो पॉजिटिव हो गया, तो यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, अगर किसी ऑब्जेक्ट को स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करना है ना तो बेटा उसको अपना मास इन्फिनाइट करना पड़ेगा, साफ सी बात है, उसको मास इन्फिनाइट कर देना पड़ेगा तभी वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक प्रूफ क्या किया था फोटो इलेक्ट्रिक प्रूफ ने, पार्टिकल नेचर थी, पार्टिकल नेचर 100% कन्फर्म पार्टिकल नेचर प्रूफ की थी। द फिनोमेना विच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर कैन यूज एज अ एम्पलीफायर बेटा, एम्पलीफिकेशन के तौर पे यूज करता है। कंडक्टिविटी और सुपर कंडक्टर का मतलब है, देखो कंडक्टिविटी ना, सुपर कंडक्टर का मतलब क्या है, सुपर कंडक्टर ऐसे कंडक्टर जिनसे 100 अमाउंट ऑफ परसेंट करंट पास हो जाए, यानी अगर आपने करंट की वैल्यू 1 एम्पेयर दी है तो उसमें 99.9999% करंट पास होगा और 0.0001% का लॉस होगा, तो अगर इतना यानी आपका लॉस इतना कम है तो इसका मतलब है कोई रुकावट है ही नहीं, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, रेजिस्ट ही नहीं कर रही कोई चीज़, यानी करंट को कोई चीज़ रोक ही नहीं रही, इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू तो जीरो हो गई, और
कंडक्टिविटी कितनी हो गई, कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो गई बेटा, समझ रहे हैं। तो ये दोनों ऑप्शन भी हो सकता है कोई एक भी दिया हो। अ वायर पैरेलल टू मैग्नेटिक फोर्स विद, पैरेलल का ऑप्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फॉर्मूला लिख दिया मैंने, एफ इक्वल्स टू मॉड बी साइन थीटा। तो अगर पैरेलल है तो इसका मतलब है एंगल क्या होगा, ये पैरेलल है बेटा, सही है, ये पैरेलल। तो एंगल क्या होगा, एंगल होगा 0 डिग्री। साइन 0 क्या होता है, 0। तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, और फोर्स क्या होगी, 0। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क, सॉरी अच्छा लीनियर एंगुलर नहीं है, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है तो सिर्फ फोर्स। यानी अगर वो बोलते हैं ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम देन फोर्स। अगर एंगुलर मोमेंटम बोल देगा तो टॉर्क। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इज वॉट पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी को देखना पड़ेगा बेटा, देख लीजिएगा इसको, वॉट को कन्वर्जन कीजिएगा जूल वगैरह में। मैंने अभी मुझे करना पड़ जाएगी और वीडियो लंबी हो जाएगी, वरना हो सकता है डी ऑप्शन हो आपका, बी एंड सी। लेकिन फिलहाल बी ऑप्शन तो कंफर्म है, सी आप लोग खुद देख लीजिएगा, वेरीफाई कीजिएगा। वॉट को ना जूल में करके देखिएगा। वॉट पावर है ना बेटा, पावर किसके इक्वल होती है, आपकी वर्क अपॉन टाइम के। तो वर्क इक्वल हो गया जूल अपॉन सेकंड के, और जूल किसके इक्वल होता है, जूल अपॉन सेकंड हो गया। तो जूल को मजीद तो ब्रेक नहीं किया जा सकता। नहीं, ऑप्शन बी है बेटा, ऑप्शन सी नहीं है आपका, गलत है ये। हाँ ऑप्शन, एक मिनट, ऑप्शन बी ही है आपका, बिल्कुल 100% ऑप्शन बी है आपका। अगर यहाँ प्लस साइन हो जाता ना बेटा, तो फिर आपका ऑप्शन सी होता, वैलिड होता। अदरवाइज अभी ऑप्शन सी गलत है। अगर प्लस साइन होगा तो ऑप्शन सी सही है। If ball of mass 150 kg is moving with velocity 10 मीटर per second after hitting the bat it move which, सही है, एक बैट है उससे उससे टकराने से पहले बॉल मूव कर रही थी 10 मीटर पर सेकंड के साथ, अब टकराने के बाद 20 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है। देखो एक क्रिकेटर हो, आप क्रिकेटर हो, आप आपके बैट से बॉल लगने से पहले ना 10 मीटर पर सेकंड स्पीड थी बॉल की। जब बैट से बॉल टकराई, हिट हुई, तो 20 मीटर पर सेकंड हो गई। तो अब वो पूछ रहा है इतना टाइम पीरियड लगा उसको एयर में रहने का, तो एवरेज फोर्स बता दो, और मास इतना है। तो भाई यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम के फॉर्मुलाज को इक्वल लेना पड़ेगा, या फिर आप ये कह दो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना पड़ेगा, जो कि फॉर्मुला ही होता है मल्टीप्लाई बाई टी इक्वल्स टू एम यू माइनस वी। यू क्या, इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो मैंने यही वैल्यूज पुट की, फोर्स की वैल्यू निकाल ली जो कि 150 न्यूटन आ रही है। अब यहाँ ख्याल है मास की वैल्यू को आपने किलोग्राम में पुट करना है, यहाँ ग्राम में दिया हुआ है। इफ द स्ट्रिंग ऑफ एल इज फिक्स एट टू एंड्स, ये फिक्स कर दिया आपने, ये भी फिक्स कर दिया आपने। अब वो कह रहा है कि वाइब्रेट करेगी जो फिक्स एट टू एंड्स इज वाइब्रेट देन द वेवलेंथ इज। तो बेटा प्रॉपर पूरी लेंथ के इक्वल होगी ना, तो एल है। अगर वो नोड एंटी नोड की बात करता तो फिर बात अलग हो जाती। लेंथ ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ, हाँ लेंथ ऑफ पेंडुलम, अच्छा लेंथ ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ। तो आपकी जो है इसमें ऑप्शन तो बिल्कुल गलत दिए हुए हैं, मास भी दिया हुआ है और फिर मास ऑफ स्ट्रिंग भी दिया हुआ है। ना मास ऑफ बॉब के ऊपर डिपेंड करती है, ना लेंथ के ऊपर। यहाँ अगर यहाँ टाइम दिया होता तो लेंथ का ऑप्शन सही होता, लेकिन अगर लेंथ दिया हुआ है तो इसका मतलब है ये टाइम का आंसर आएगा यहाँ पर। यहाँ चारों ऑप्शन ही गलत हैं यहाँ पर। हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है बच्चों को बताने में मसला हुआ हो। तो एज इट इज़ मैंने टाइप करवा दिया था ये, तो अब आई डोंट नो कि क्या मसला है। ब्रिज, मेटल ब्रिज इज सेंसिटिव व्हेन, जब आपकी चारों रेजिस्टेंस सेम हो जाएं, या तो देखो पी भी एक रेजिस्टेंस है, क्यू भी, आर भी, एस भी रेजिस्टेंस के नाम है। या फिर ये कंडीशन R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4, जब ये चारों इक्वल हो जाए ना तो मीटर ब्रिज जो है वो सेंसिटिव है। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ। बेटा ये बड़ा एमसीक्यू रिपीट हो रहा है, देखो फ्रिंग स्पेसेस इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज लैम्डा एल अपॉन डी। फॉर्मूला है ना बेटा ये लैम्डा एल अपॉन डी, तो ये याद रखिएगा। ये फॉर्मूला है ना, फ्रिंग स्पेसेस को हम डेल्टा एक्स से शो करते हैं। यानी आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला, डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन डी, ये फॉर्मूला है। एंगुलर मोमेंटम इज डी डॉट प्रोडक्ट कॉस, बेटा क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड डिस्प्लेसमेंट, 100% कंफर्म। माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो है वो आपको वेवलेंथ बताता है। व्हेन अ बॉडी स्लाइड ऑफ अ सरफेस द फ्रिक्शन इज सेड टू बी स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाती है बेटा, डेफिनेशन है ये। अच्छा स्लाइडिंग फ्रिक्शन के देख लें, ये स्टेटमेंट खुद पढ़ लीजिएगा। ये कंडीशन होती है एफ एस इज लेस देन एफ ऑफ के। एफ ऑफ के काइनेटिक फ्रिक्शन और एस क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कम होती है एज कम्पेयर टू डायनामिक फ्रिक्शन। मीटर ब्रिज इज यूज टू मेजर रेजिस्टेंस, ऑब्वियसली अभी अभी हमने देखा ना बेटा कि सेंसिटिव वाले केस में डैश की वेव कैन नॉट बी पोलराइज, साउंड वेव बेटा 100% इसका आंसर साउंड वेव है।
एट द सेंटर ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी, सेंटर के ऊपर बेटा आपको, आप क्या करोगे, आपको अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी आपकी सेंटर ऑफ अर्थ के मुताबिक। क्यों? वहां पे जी की वैल्यू जीरो हो गई। लेकिन जैसे आप सेंटर ऑफ अर्थ से आगे पीछे मूव करोगे तो आपकी जी की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी या कम होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट डेवलप होगी, यानी वेट आपको फील होगा। Wheatstone bridge is more sensible when, ये अभी अभी हमने किया बेटा, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 R4। जूल अपॉन कूलम जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसे हम V से शो करते हैं, V से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये जूल आपकी यूनिट किसकी होगी, एनर्जी की, और E अपॉन Q, ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, P इक्वल्स टू H अपॉन लैम्डा, H अपॉन लैम्डा, ये फॉर्मूला होता है बेटा। फॉर्मूले पूछे मैं इसमें सेकंड से काफ़ी ज़्यादा बेटा। ट्रांसफार्मर बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, रेजिस्टर और कैपेसिटर प्रोडक्ट। अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। रेजिस्टर का और कैपेसिटर का अगर प्रोडक्ट कर दूं तो टाइम कांस्टेंट आएगा बेटा। कांस्टेंट है, ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, टाइम कांस्टेंट। बॉल है वो फ्रीली मूव कर रही है और वो ड्रॉप हो रही है, गिर रही है नीचे, सर्टेन हाइट कवर करेगी। अब वो जो डिस्टेंस कवर करेगी वो 1 सेकंड के अंदर कवर करेगी, बताओ कितनी हाइट या कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो मुझे इतना पता है, जब भी फ्री फॉल मोशन होता है ना, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। क्यों? क्योंकि अंडर द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी हो रहा है मोशन। तो फॉर्मूला बना 1/2 GT²। जी की वैल्यू मुझे पता है 2 पता है, टी क्या है 1 सेकेंड, तो 5 मीटर आ गया आपका। अगर आप यहाँ पर 9.81 यूज़ करोगे तो आंसर आएगा 4.96 मीटर। ट्रांजिस्टर जो है वो एम्पलीफिकेशन के तौर पे यूज़ किया जाता है बेटा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क, अगर लीनियर मोमेंटम होता तो फोर्स। और ये आखिरी ज्योमेट्रिकल लेंस से कुछ एमसीक्यूज आए हुए थे, जो कि यहाँ से आप कर लें प्रिपेयर, तो आपके तमाम एमसीक्यूज निकल जाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।